नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पूजा स्टडी जोन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोर्स कराएंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पेड कोर्स से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं। और हम शुरुआत करेंगे आज हिंदी व्याकरण से। तो हिंदी व्याकरण का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वर्णमाला। तो देर किस बात की, हो जाइए रेडी, करते हैं शुरू। लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले क्या है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसके टुकड़े ना हो, वो क्या होता है? वर्ण होता है। और वर्णमाला यानी कि ये जो वर्ण है इनको ही व्यवस्थित समूह बना दिया जाए इनका, तो वो वर्णमाला कहलाता है। और मुख्यतः स्वर कितने होते हैं वर्णमाला में? 11। कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कुल मिलाकर के कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। अच्छा, ये बताइए, वर्ण के बाद में कौन सी आती है जो इसकी सार्थक इकाई है? ये इसका कौन सा नंबर आता है वर्ण से ऊपर? जैसे देखो, भाषा की सार्थक इकाई का नाम क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य। वाक्य के बाद सबसे छोटी इकाई उपवाक्य। क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य के बाद में क्या आएगा? सबसे छोटी इकाई पदबंध। क्या आएगा भाई? पदबंध। पदबंध आ जाएगा। पदबंध से छोटी इकाई, पदबंध से छोटी इकाई क्या आता है? पद या शब्द। पद या शब्द। अब शब्द के बाद में क्या आएगा? अक्षर। क्या? अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ, कुल वर्ण कितने हुए? 46। अब ये यहाँ पे 44 बताया मैंने, ये 46 कैसे हुए? जब हम इसमें दो अयोगवाह और मिला देंगे तो हो जाएंगे ये 46। अयोगवाह किसे कहते हैं? हमने सुना है ना, अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दो मिला दिए जाएं तो ये हो जाएंगे 46। कितने हो जाएंगे भाई? 46। अब बात आती है अयोगवाह की। तो अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह ये है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं बताइएगा कोई? देखो, ये मैंने बताया अभी, अंग और अह यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, इनको स्वरों के साथ रखा जाता है, लेकिन ये स्वर ध्वनियां नहीं है। अब ये स्वर ध्वनियां क्यों नहीं है? क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। किसके साथ होता है? स्वरों की सहायता से होता है। अब ये दोनों है ना, ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है। किसके साथ होती है? स्वरों के साथ होती है, क्योंकि हम स्वर के साथ ही बोलते हैं ना, इनको 11 में ही आता है ये। और उन्हीं की तरह हम इनको लिखते हैं, जैसे अंग है लिखते आए हैं शुरू से। चूंकि इन दोनों का जातीय वर्ग अयोगवाह यानी कि जातीय योग न तो स्वर के साथ है और न ही व्यंजन के साथ, तो इसलिए इनको अयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग। अब ये देखो, इनका जातीय वर्ग किसके साथ नहीं है? नहीं तो ये स्वर के साथ है, ना ही और व्यंजन के साथ है, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। आया समझ में? अयोगवाह क्या होता है? अब ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं?
संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। क्या होता है भाई? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन, यानी कि इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। और स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं इसमें। अक्षय को कैसे लिखा जाएगा, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब ये देखो क्या है स्वर। स्वर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उसे क्या बोलेंगे? स्वर। स्वर कहते हैं, यानी कि बिना किसी की सहायता से बोले जाए वो होते हैं स्वर। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, हरिस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का मुख्य काम क्या है उसमें? जैसे हम राम बोलते हैं ऊंची आवाज में, बीच में थोड़ा सा स्पेस देना हो तो प्लुत स्वर का काम है। तो मेन मुख्य क्या है? ऋषभ स्वर। ऋषभ स्वर होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। कौन से? अ, ई, उ, री, ये हो गई ऋषभ स्वर। और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। कितनी है? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर की संख्या हो गई 7। तो टोटल मिलाकर के क्या हो गई? 7 और 4 11। सबसे छोटा स्वर पूछ लिया जाए तो अ, और सबसे लंबा स्वर उच्चारण किसका है? औ का। अब देखो व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग, ये तो हम शुरू से ही 12 कड़ी सीखते आए हैं तो आपको पता ही है। तो ए का उच्चारण जैसे क, का, की, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब है व्यंजन। क्या है? व्यंजन स्वरों की सहायता से जो जिसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसको बोलेंगे व्यंजन। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैसे है भाई? स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, जिनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। और जैसे देखो ये जीभ हो गई। अब ये जीभ अपने मुंह के कोई भी अंग के साथ ये टच करेगी। ये देखो होठ के साथ टच करेगी, ऊपर तालू के साथ, कंठ के साथ, दांतों के साथ। तो ये किसी न किसी तो पार्ट के साथ स्पर्श करेगी, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो 5 वर्ग, यानी कि प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण। कैसे म तक ये जो होते हैं ना, इनकी संख्या 25 है। तो इनको स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। कैसे म तक भाई? स्पर्श व्यंजन। और इनको याद करने का तरीका क्या है? कचट तप। कचट तप मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है शुरू से ही। कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग। तो क में क्या आ गया? क, ख, ग, घ, अंग। च में च, छ, ज, झ, य। ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। त में त, थ, द, ध, न। और प में प, फ, ब, भ, म। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हुई? 25। और कैसे म तक कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33। अब बात कर लेते हैं हम अंतस्थ और उष्म व्यंजन की। किसकी? अंतस्थ और उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको स्वर और व्यंजन दोनों के जैसा रूप हो, यानी कि जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित हो। जैसे य, र, ल, व, ये 4 का क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन। तो य का स्थान तालव्य। य का स्थान तालव्य, यानी कि तालु से बोला जाएगा। और र होता है वर्त्स्य, इसको दंत मूल और मसूड़ा से बोला जाता है। जैसे र, ल, ल भी वर्त्स्य है, दंत मूल और मसूड़ा यूज होता है इसमें। और व,
वह दंतोष्टे ऊपर के जो दांत होते हैं ना, ऊपरले दांत, तो निचला होठ, दोनों को मिला करके हम व का उच्चारण करते हैं। अब यह और वह अर्ध स्वर है, यह और वह अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर क्यों है? क्योंकि ध्वनि जो कभी स्वर हो जाए और कभी व्यंजन हो जाए, इसलिए इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। आया समझ में? और रे, रे क्या है? लुंठित है। रे, रे क्या है भाई? लुंठित, लुंठित है, यानी कि जिसके उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे। इसके उच्चारण में जो जीभ अपनी, वो कहाँ से स्पर्श करेगी? तालू से लुढ़क करके वापस जीभ स्पर्श करे। अब है ल। ल होता है पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्वी बगल से निकल जाए, यानी कि जिसके हम उच्चारण करते हैं ल का, और पार्श्व मतलब साइड वाला भाग है जो वो हवा से निकल जाए बाहर बगल से, ल। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अब है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे बोलेंगे? उष्म व्यंजन होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी भी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खा करके निकल जाए, यानी कि उष्मा पैदा करे, गर्मी पैदा करे, उसको बोलेंगे उष्म व्यंजन। अब ये देखो, इसमें तो हवा क्या, अंतस व्यंजन है ना, ये तो इसमें कम निकलेगी हवा, और इसमें बिल्कुल गर्म हवा निकलेगी। जैसे बोलेंगे तो बोल के देखो, स, स, से, ह, तो उच्चारण में अधिक वायु गर्मी निकलती है, इनको बोलेंगे उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। स, श, से, ह, ये 4 क्या है? उष्म व्यंजन है। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें कि आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं आया है। अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन अयोगवाह, ये दो हैं, अंग और अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, ये अयोगवाह होते हैं। उदाहरण जैसे अंश हो गया, दुख है, अतः। और संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, जय, कई इसको जय भी बोलते हैं, गे भी बोलते हैं, लेकिन हम शुरुआत से ही गे पढ़ते आ रहे हैं तो गे ही बोल लेंगे। और श्रेय, तो अक्षय कैसे लिखा जाता है भाई? क के नीचे हलंत और श, इन दोनों को मिला दिया जाए तो अक्षय बोलते हैं इसको। त्र, त के नीचे हलंत और र, त्र, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। गे, ज और ये मिलकर के गे बनता है। श्र, श और र मिलकर के श्र बोलता है। ये संयुक्त व्यंजन कभी भी स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, क्योंकि ये दोनों दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे ये दो दो दिख रहा है आपको, तो ये तो हो गया संयुक्त व्यंजन। अयोग हुआ है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान और देख लेते हैं हम। उच्चारण स्थान, ये मैंने पहले बताया था आपको कि आपको सीधा याद रखना है क च ट त प। ये वर्ग हो गया कवरग, चवरग, टवरग, तवरग, पवरग। और इनका शॉर्टकट तरीके अगर आप देखोगे तो जैसे KTM DP, या हिंदी में बोलोगे तो कतम दप। KTM DP कतम दप। के से क्या बनेगा? कंठ, और टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, पी से ओष्ठ। और ये लगभग हर एक वर्ग में कोई न कोई क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है।
तो ये जरूर याद कर लेना। अब प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम व्यंजन का। तो प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में जैसे ये देखो, ये थोड़ी सी हवा निकाल रहा है, कम हवा निकल रही है ना, तो अल्पप्राण बोलेंगे। महाप्राण, ये बहुत सारी हवा फेंक रहा है, तो फिर ये क्या हो गया, महाप्राण, मुंह खोल करके। तो अब देखो, अपन ने सीखा था कि पांचों वर्ग देखे थे अब, कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो इनका पहला, तीसरा, पांचवा जो अक्षर है वो क्या है, अल्पप्राण। जैसे क ख ग घ ड़ में से क पहला हो गया, ख दूसरे को छोड़ दिया, फिर ग आ गया तीसरा, और घ को छोड़ दिया, अड़, ये पांचवा हो गया। तो ये देखो, पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे च, ज, छ को छोड़ दिया, फिर आगे क्या आ गया, ज, झ, य। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये हो गए अल्पप्राण। और प्रत्येक वर्ग का, यानी कि क च ट त प, ये जो वर्ग है, इनका दूसरा और चौथा अक्षर है ना, वो क्या है, महाप्राण है। जैसे ख, क को छोड़ दिया, पहला छोड़ दिया ना, पहला अल्पप्राण में चला गया, तो दूसरा क्या हो गया, ख, ये महाप्राण हो गया। ग को छोड़ा, घ, चौथा हो गया, महाप्राण है। च को छोड़ा पहला, छ दूसरा है, महाप्राण है। च को छोड़ा, झ, च, छ, झ, चौथा हो गया ना ये। तो ये दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का ये महाप्राण कहलाता है। यानी कि महाप्राण में ज्यादा हवा निकलती है, और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अब देख ले इनका श घोष, अ घोष और नासिक्य वर्ण। अब अ घोष का, इसको श घोष भी बोल सकते हैं हम। श घोष यानी कि घोष सहित, श घोष, घोष सहित। और अ घोष, घोष रहित। नासिक्य, जिनका उच्चारण नाक से होता है। समझ में आया? तो हम बात करेंगे स घोष और अ घोष की, कि कहते किसे हैं। तो स घोष किसे बोलेंगे भाई? घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। यानी कि हमारे जो मुंह के अंदर स्वर तंत्रियां है ना, ये, इसमें कंपन जो होती है उसको बोलेंगे श घोष। और फिर बात आती है अ घोष की। तो अ घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ही ना हो, यानी कि बिना कंपन के। ये देखो, ये कंपन नहीं हो रहा है इसमें। और इसमें देखो, ये वेव जा रही है, इधर जा रही है और इधर जा रही है। ये देखो, ये जा रही है ना, ये कंपन, जैसे तरंग उठती है ना, वैसे तरंग पैदा होती है। और इसमें कोई कंपन नहीं होती, तो ये अघोष हो गया। और इसमें कंपन होती है, तो ये सघोष हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखो, सघोष, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, सघोष। हर वर्ग, वर्ग वही जो अभी बताए थे, क च ट त प। तो इसका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है, सॉरी, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का ये क्या होता है भाई, सहघोष। और य, र, ल, व, ह, इसमें देखो, कभी कंफ्यूज मत होना, ये सहघोष होते हैं। अंतस व्यंजन सभी सहघोष होते हैं, ये हमेशा याद रखना। इसमें ऐसे प्रश्न आता है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि है कौन सा वर्ग है, सघोष है या अघोष। ये ध्यान रखना। अघोष जो बिना घोष के बोला जाए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन देखो, क ख च छ ट ठ त थ प फ, पहला दूसरा है सब में। और स, ये जो उसमें व्यंजन है ना तीनों, ये सभी अघोष है। लेकिन ऐसे दिमाग में ऐसे चलता है अपने, जैसे ये सहघोष होना चाहिए, क्योंकि इनमें आवाज ज्यादा आ रही है और हवा ज्यादा निकल रही है, उष्मा, उष्मा निकल रही है, लेकिन ये अघोष है। लेकिन है कैसे, ये उष्म व्यंजन। और ये रलव है जो, ये क्या है, अंतस व्यंजन है, और ये सहघोष होते हैं।
अब बात कर लेते हैं नासिकीय वर्ण की। तो नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं भाई? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। अंग, इ, ण, न, म, ये सभी क्या है? नासिकीय वर्ण है। इनका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर हो गया नासिकीय वर्ण। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, संपूर्ण अपन एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। कुल वर्ण कितने हो गए? 52। कुल वर्ण कितने बताए भाई? 52। स्वरों की संख्या कितनी? 11। स्पर्श व्यंजन कितने? 25। कितने? 25। ये कहाँ से है? कैसे लेके म तक। कैसे? म तक कितने हैं? 25। अंतस व्यंजन कितने हैं? 4। अंतस व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये हो गए अंतस व्यंजन। और ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब ये है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी कितने? 4। कौन कौन से? कौन कौन से अभी उष्म व्यंजन? श, एक मिनट मैं रेज कर देती हूँ। देखो कौन से हो गए उष्म व्यंजन? स, स, स और है। ये चारों क्या है? उष्म व्यंजन है। ये अयोगवाह। अयोगवाह को अच्छी तरह डिटेल से बताया मैंने, आपको याद होना चाहिए। ये है अयोगवाह। कौन कौन सा? अंग और अह। अंग और अह, ये अयोगवाह है। आगे समझ में? अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, कल करेंगे। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। कमेंट जरूर करना। और एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, इसका जवाब कमेंट करके जरूर देना। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास अ, ज, ह, स। आपको कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके।